नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश आज सामान्य अध्ययन जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट 6 के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम इस सेट को एक बेहतर तरीके से समझेंगे, इसका विश्लेषण एनालिसिस करेंगे और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अतः आप इस क्लास को पूरा देखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। आपको कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या को ज़रूर बताएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? बस्ती, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? बस्ती, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? गोरखपुर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? पीतल नगरी क्यों कहते हैं और कौन सा पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीतल के बर्तन बनाने का काम ज्यादा होता है। पीतल के बर्तन बनाने का काम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा और वो कौन सी संख्या है जो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या को बताती है? इसका सही जवाब होगा 6। ऑप्शन 6 यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं जरा उनके हम नाम देखते हैं। देखिए आपका पहला है बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय। बनारस मतलब ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस विश्वविद्यालय। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। तीसरा कौन सा है आपका? प्रयागराज विश्वविद्यालय। इसे बनारस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके बनारस मतलब इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, इसलिए इसका नाम भी प्रयागराज विश्वविद्यालय हो गया है। 3 आपके ये हो गए। चौथा कौन सा है? चौथा है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। कहां पर है ये? अमेठी में। ये आपका अमेठी में है। पहला बनारस, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा प्रयागराज इलाहाबाद में, चौथा आपका अमेठी में।
पांचवा विश्वविद्यालय कौन सा है? लक्ष्मी बाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। पांचवा है लक्ष्मी बाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये आपकी झांसी में है। 5 हो गए। छठवां नंबर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये आपके उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, वंदे मातरम योजना किसके संदर्भ में चलाई गई थी? राष्ट्रध्वज, अनुसूचित जाति, देशभक्ति या महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। इसका ऑप्शन होगा आपका प्रश्न 4 का गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए, ये आपका चौथा ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। वंदे मातरम योजना किसके संदर्भ में चलाई गई थी? राष्ट्रध्वज, अनुसूचित जाति, देशभक्ति या गर्भवती महिलाओं के लिए। प्रश्न 4 का सही जवाब क्या होगा? ये आपकी योजना चलाई गई थी गर्भवती महिलाओं के लिए। कब चलाई गई थी? ये आपकी चलाई गई थी 9 फरवरी सन 2004 में। 9 फरवरी सन 2004 में ये योजना वंदे मातरम के नाम से गर्भवती महिलाओं के लिए 5-5 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए गर्भवती महिलाओं के खाते में, गर्भवती महिलाओं के खाते में भेजने के लिए एक सहायता अनुदान राशि थी। इसमें गर्भवती महिलाओं को 5-5 हजार रुपए की एक सहायता दी जाती थी। ये योजना 9 फरवरी सन 2004 में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका 5वां, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई थी? वर्ष 1994, वर्ष 1995, वर्ष 1996, वर्ष 1997। मिड डे मील योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, इसका नाम पीएम पोषण योजना भी कर दिया गया। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, इसका नाम, ये योजना कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 ऑप्शन खा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन 5। अगला प्रश्न 6, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम धातु को रखने के लिए सुरक्षित स्थान कौन सा होगा? सोडियम धातु जिसका प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम एक धातु जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन भी कहते हैं, जिसे केरोसिन के नाम से जाना जाता है, इसमें इसे संग्रहण किया जाता है। अन्यथा ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण ये ज्वलनशील हो जाती है। खुले में नहीं छोड़े जाते क्योंकि ये अति प्रतिक्रियाशील होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर।
भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक, मंदक, अयस्क, ईंधन। भारी जल जिसका प्रतीक होता है D2O, और आपका जो जल होता है साधारण जल, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, इसका सूत्र जो होता है वो H2O या D2O। इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम के दो परमाणु, ड्यूटेरियम के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु। ऑक्सीजन का एक परमाणु से मिलकर बना होता है, तो एक प्रकार का, यह एक प्रकार का मंदक है, ये एक प्रकार का मंदक है जो नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर यानी जिसे परमाणु भट्टी कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है, इसलिए इसे मंदक कहते हैं। मंद करता है, धीमी करता है, अतः ये एक प्रकार का मंदक है। अगला प्रश्न, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब कर सकता है? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक कब हो सकता है? जब वह हो कैसा? काला, खुरदरा, काला और मिश्रण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मिश्रण। कब होगा पिंड, कौन सा पिंड सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषक होगा? कैसी स्थिति में? जब वह काला और खुरदरा हो। कोई भी पिंड काला और खुरदरा हो तभी वह ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक हो सकता है। अगला प्रश्न, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? क्या होगा इसका? क्यूसेक मतलब किसका मात्रक क्या है, किसका मात्रक है ये? प्रश्न 9 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, जल का भाव। मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो है आपका क्यूसेक, और जल का भाव किसके द्वारा मापा जाता है? वो होता है आपका वाटर मीटर के द्वारा। वाटर मीटर के द्वारा जल का भाव मापा जाता है और इसका मात्रक होता है क्यूसेक। जल की गहराई किससे मापी जाती है? जल की गहराई आपकी फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जल की गहराई फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और जल की शुद्धता इलेक्ट्रोलाइसेंस के द्वारा मापी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसेंस के द्वारा जल की शुद्धता मापी जाती है। इलेक्ट्रोलाइसेंस या टीटीएस तकनीक द्वारा इसकी शुद्धता को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। प्रश्न 10 के लिए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं।
साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, खसरा रोग का कारक क्या है? क्या जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या कृमि के द्वारा होता है? प्रश्न 11 का सही जवाब क्या होगा? खसरा आपका एक वायरस यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। खसरा आपका विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। किसके माध्यम से ये होता है? ये होता है आपका पैरा मह मक्सो वायरस के परिवार के कारण होता है। ये परिवार एक वायरस है, इसके परिवार में जितने भी वायरस होंगे उनके द्वारा संपर्क में आने पर खसरा रोग पैदा या उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? बिंदुसार, अशोक, कुणाल, कनिष्क? प्रश्न 12 का सही जवाब क्या होगा? ये आपकी हुई थी कनिष्क के नेतृत्व में कराई गई थी। कनिष्क के नेतृत्व में कराई गई थी। कब कराई गई थी? ये 72 ईस्वी में। 72 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई गई थी। कहां पर कराई गई थी? ये कराई गई थी आपकी कुंडबलन कश्मीर में। कुंडबलन कश्मीर में कराई गई थी। अगला प्रश्न, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? न्याय दर्शन, वैवस्विक दर्शन, या सांख्य दर्शन, या योग दर्शन? प्रश्न 13 का सही जवाब क्या होगा? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ये आपका वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, या योग दर्शन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? वो आपका वैशेषिक दर्शन। यहाँ पर ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 14 का रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। किसने की गई थी? ये किसके द्वारा? तो उस समय थॉमस मुनरो द्वारा। थॉमस मुनरो द्वारा। कब की गई थी ये? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट का संबंध किससे था? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से? कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? प्रश्न 15 के लिए इसका सही जवाब होगा दलित वर्ग से। पूना पैक्ट का संबंध दलित वर्ग से था। और ये पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था। कब हुआ था ये? 24 सितंबर
24 सितंबर सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि दलित वर्ग से संबंधित था। अगला प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? कानपुर षड्यंत्र केस से, अलीपुर षड्यंत्र केस से, काकोरी षड्यंत्र केस से, मेरठ षड्यंत्र केस से। प्रश्न 16 का सही जवाब क्या होगा? रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? रामप्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई? तो ये हुई थी आपकी 9 अगस्त सन 1925, जिसमें सच्चे केसी यानी सच्चे जो सपूत माने जाते हैं भारत माता के, वो आपकी रामप्रसाद बिस्मिल, जिनका संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नाट्य संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। प्रश्न 17 का सही जवाब क्या होगा? भारतीय नाट्य संस्थान कहां स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन खा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष रूप से? प्रश्न 18 का सही जवाब क्या होगा? भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है? केवल प्रत्यक्ष रूप से, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष रूप से? तो इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रश्न 19, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, बीवी गिरी, वीडी जत्ती, हुकुम सिंह। प्रश्न 19 का कौन सा विकल्प सही होगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके का ऑप्शन के रूप में जीवी मावलंकर। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके? तो वो आपके ओम बिरला। ओम बिरला। और लोकसभा कौन सी है? ये 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या वित्त सचिव, या वित्त मंत्री? प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करेगा वो आपका कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी भी विधेयक का धन विधेयक होना या ना होना, इसका निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन है, एक नियमित संबंध, एक स्थायी उपबंध, एक कामचाऊ उपबंध, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ सही है, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध का संबंध अनुच्छेद 370 से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? बिजली, राष्ट्रीय रक्षा, प्रकाश स्तंभ, सार्वजनिक उद्यान। प्रश्न 22 का सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बिजली। बिजली सार्वजनिक वस्तु नहीं है।
अगला प्रश्न, प्रश्न 23, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है क्या राज्य सरकार द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? केवल राज्य सरकारें ही, राज्य सरकारें ही कृषि पर कर लगा सकती हैं। केवल राज्य सरकार द्वारा ही कृषि पर कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन का यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, जूट, कागज। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? क्या होगा इसका सही जवाब? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, इसका ऑप्शन होगा आपका का, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। प्रश्न 25, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984, 87, 1985, 1989। प्रश्न 25 का सही जवाब क्या होगा? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। 8 दिसंबर सन 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। उस समय इसमें 7 देश थे। अच्छा, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश में है। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए, मुख्यालय काठमांडू, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। देश कौन कौन से? 7 देश थे उस समय। आपका पहला होगा आपका बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 2 3 5। और आपके 2 बचे, मालदीव और पाकिस्तान। स्थापना के समय इसमें 7 देशों को शामिल किया गया। और जो आपका 8वां देश जिसमें शामिल हुआ वो था आपका अफगानिस्तान। 8वां देश आपका अफगानिस्तान। 8वां देश अफगानिस्तान कब हुआ? ये वर्ष 2007 में, 2007 अप्रैल के महीने में। कौन से सम्मेलन में? 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान। शिखर
सम्मेलन में सन 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का हिस्सा बनाया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा सन 1985। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जनगणना रजिस्ट्रार। प्रश्न 26 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1970, 1971, 1972, 1973। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक अधिनियम पारित हुआ जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना गया। बाद में इसमें 2003 में संशोधन कर करके इसके खिलाफ जो कदम उठाएंगे लोग या इनके नियमों को नहीं मानते हैं उनके लिए जुर्माना दंड का एक अधिनियम बनाया गया सन 2003 में। इसी में संशोधन कर दिया गया। अगला प्रश्न, सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, धुंध। प्रश्न 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आपका का ऑप्शन यहाँ पर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य ताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीरा, विटवाटसलैंड सोना, कटंगा तांबा और सार लोह अयस्क। इनके उत्पादक क्षेत्र हैं, एक तरफ उत्पादन है, एक तरफ उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन नहीं है वो आपका घ ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सार लोह अयस्क। अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, अफ्रीका के सींग में से किसे शामिल नहीं किया गया है? अफ्रीका के सींग क्षेत्र में, सींग एक क्षेत्र अफ्रीका का, उसमें किसे शामिल नहीं किया गया? इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया, सूडान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अफ्रीका का सींग क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है, इसे नाम दिया गया अफ्रीका का सींग क्षेत्र। अफ्रीका का सींग क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? वो आपके, एक तो आपका इरिट्रिया है, इरिट्रिया को शामिल किया गया है। एक आपका जिबूती, एक आपका इथियोरिया और एक आपका सोमालिया। इन्हें देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है अफ्रीका में। तो जो आपका मैच नहीं हो रहा, इरिट्रिया है, सोमालिया है, इथोपिया है, जो ऑप्शन आपका नहीं है वो आपका सूडान। अतः यहाँ पर ऑप्शन सूडान सही है। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।